हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटिकल साइंस की प्रैक्टिस सेशन सीरीज को ही आगे बढ़ा रहे हैं। इससे पहले भी काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेशन मैंने ले रखा है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसे भी देख लेना, आपको काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, किसी भी स्टेट का पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर का दे रहे हो तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, डेविड स्टर्न ने मांगों के संदर्भ में आगत के 4 प्रकार की पहचान की थी। ठीक है, आगत की 4 प्रकार की पहचान की थी। उस वो कौन कौन सा है? तो ऑप्शन में है व्यवहार का विनिमय, राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारी, वस्तु और सेवाओं का आवंटन, संप्रेषण और सूचना। तो ऑप्शन ए इज द सही आंसर है। आप इसको इस वीडियो को 2 बार, पहली बार आप नॉर्मल वॉइस में सुन लेना, फिर दूसरी बार आप वॉइस को बढ़ा के भी सुन लेना ताकि आपको क्वेश्चंस अच्छे से याद हो जाए। तो ये और इनकी किस पुस्तक में है? ये उनकी बुक भी काफ़ी फेमस है, द पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस 1953। ठीक है, फिर एक बार मैं बताती हूँ क्या क्या बताए थे। व्यवहार का विनियमन, राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारी, ठीक है, वस्तु और सेवाओं का आवंटन और संप्रेषण और सूचना, 4 है इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला राज्य कौन था जिसमें जोड़ तोड़ और दल बदल के बाद सरकार बनी थी? तो वो है पेप्सू। ठीक है, जहां पहली बार पंचायत भी स्थापित किया गया था। अगला है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल या संघ राज्य क्षेत्रों का उपराज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? यह 7वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956। 7वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। राज्यों का संघ शब्द का उपयोग उपराष्ट्रवाद की भावना को दबाने और देश की एकता और अखंडता को सुदृढ़ करने के लिए किया गया था। तो है ए और आर दोनों सही और सही व्याख्या है। फिर से मैं पढ़ती, रुको, क्या है कार्य, 1 मिनट। फ्रेंड्स, अगर ये चैनल आपको हेल्प करे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब जब करें तो बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालती हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देखो क्या है, ये अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। ये हम लोग को पता है, अनुच्छेद 1 यही करता है। उसका कारण बताया जा रहा है, राज्यों का संघ शब्द का उपयोग उपराष्ट्रवाद की भावना को दबाने और देश की एकता और अखंडता को सुदृढ़ करने के लिए किया गया है। तो बिल्कुल सही बात है, दोनों सही कह रहा है और सही उसी की बात को एक्सप्लेन कर रहा है, तो ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरियाई सिविल युद्ध में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सीरिया सिविल युद्ध के विषय में। तो देखो, 1913 में दमास्कस में हुई ससीनर्व गैस हमले के पश्चात संयुक्त राष्ट्र ने रासायनिक हथियार को नष्ट करने के लिए मतदान किया था। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, हीगल के राज्य के सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सही है? हीगल के, तो राज्य एक महासंस्था है, यह ईश्वर की पृथ्वी पर गति है, यह अपने आप में साध्य है, यह किसी नैतिक कानून द्वारा नियंत्रित नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या क्या होगा इसमें देखते हैं हीगल के बारे। देखो, वह राज्य को एक महासंस्था, क्योंकि वो राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण मानते थे। ठीक है, राजा को, तो राज्य को भी एक महासंस्था मानते थे। ये आदर्शवादी विचारक है। पृथ्वी, ईश्वर की पृथ्वी पर गति है, ये भी बात है। यह अपने आप में साध्य है, राज्य जो अपने आप में साध्य है, व्यक्ति साधन हो जाएगा। फिर यह नैतिक कानून द्वारा नियंत्रित, यह नैतिक कानून द्वारा नियंत्रित नहीं होता क्योंकि यह स्वयं नैतिकता का सृजन करता है, ये भी बात सही है। तो ये सारा कुछ सही है हीगल के संबंध में। आगे चलते हैं, थोड़े हीगल के बारे में मैं बता दूं। देखो, हीगल को दार्शनिकों का दार्शनिक कहा जाता है। हीगल ने हीगेलियन ट्रायड विधि से राज्य को साधन के तौर पर स्थापित करते हुए कहा है, राज्य ईश्वर का पृथ्वी पर वितरण। इसी आधार पर हीगल यह भी मानता है कि राज्य किसी नैतिक कानून द्वारा नियंत्रित नहीं होता क्योंकि यह स्वयं नैतिक का सृजन करता है। फिलॉसफी ऑफ राइट, फेनोमेनन ऑफ स्क्रिप्ट, साइंस ऑफ लॉजिक आदि हीगल की प्रमुख पुस्तक। ये भी पूछा गया है कई बार एग्जाम में, साइंस ऑफ लॉजिक और फिलॉसफी ऑफ राइट्स
आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से यह किसका दृढ़ विश्वास था कि आवधिक व्यक्ति समुदाय में सुधार आवश्यक है, क्योंकि उदारीकरण एवं आत्मविध्वंसक सिद्धांत है। तो यह वॉल्जर का है, एम वॉल्जर का है। किसने कहा कि हमें विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ बुद्धिमत्ता से पेश आना चाहिए। हमें भारत को सहयोग देने के लिए कड़ा परिश्रम सतत रूप से करने की आवश्यकता है। हालांकि हम पाकिस्तान में अपने मित्रों की उपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए। तो ये बोले थे कॉलिन पॉवेल। कॉलिन पॉवेल बोले थे। देखिए फिर से क्या है, हमें विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ बुद्धिमत्ता से पेश आना चाहिए। हमें भारत को सहयोग देने के लिए कड़ा परिश्रम और सतत रूप से करने की आवश्यकता है। हालांकि हम पाकिस्तान में अपने मित्रों की उपेक्षा भी नहीं कर सकते हैं। अमेरिकी राजनीतिक विरासत कॉलिन पॉवेल ने कहा है कि हमें, ये कॉलिन पॉवेल के कथन है, ठीक है, याद रखना। अगला है, अब कथन वाला तो आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा किसने क्या कहा, इसलिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो आपको बहुत सारे कोटेशन मिलेंगे। आप ऐसा कर सकते हो कि उसको एक साथ कर सकते हो, या तो मैंने, अगर आप मेरे पहले वीडियो से देखे होगे तो मैंने बताया हर थिंकर का 2-3, जैसे मेन थिंकर जो हमें पढ़ना है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में, वो तो पढ़ना ही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे थिंकर हैं जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हो गए, इंटरनेशनल के हो गए, तो उस पर कंपैरेटिव के हो गए, तो उनका एक एक 2-2 पेज का बना लो और उनके कोटेशन, उनके बुक को एक में लिख लो, तो आपके अच्छे खासे अच्छी सारी मतलब एग्जाम ओरिएंटेड आपके नोट्स बन जाएंगे। अगला है, क्या है, तो कथन है, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। देखो, संघवाद का सार संस्थागत या संवैधानिक संरचना में नहीं अपितु स्वयं समाज में ही है, ठीक है। फिर गठबंधन सरकार विजाति समाज में सरकार का सर्वाधिक उपयुक्त संगठन सरकार, तो इसका हो जाएगा ए सही, दोनों सही है परंतु सही व्याख्या नहीं है, बोथ आर करेक्ट बट करेक्ट व्याख्या नहीं है, ठीक है, डी में है। तो ये ऑप्शन भी आपको देखना पड़ेगा, पहले यही ऑप्शन ए में रहता था, फिर नहीं बी में रहता था, ऐसे रहता था, तो अब आपको इस 4 ऑप्शन को भी पढ़ के करना है, क्योंकि आप ये नहीं सोचना कि पहला ए ऑप्शन में दोनों सही एक्सप्लेन वाला ही ऑप्शन दिया होगा, अब ऑप्शन को भी थोड़ा सा बदल देते हैं, इसलिए आप चारों ऑप्शन को पढ़ के ही उसको टिक करना है। तो बोथ आर सही बट एक दूसरे से व्याख्या नहीं, ये तो पता चल रहा है एक दूसरे की व्याख्या नहीं, ये कहाँ संघ की बात है, ये गठबंधन की, तो फिर ये तो समझ में आ गया, ठीक है। अगला चलते हैं, रिक्ति पूर्वक प्रीएम्प्टीन रणनीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो यह रणनीति संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुकूल है, ऑप्शन बी, यह रणनीति संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुकूल है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने कहा कि संसदीय लोकतंत्र की कीमत नौकरशाही है, संसदीय लोकतंत्र की कीमत क्या है, नौकरशाही है, तो हर्बर्ट मॉरिसन ने कहा था, ऑप्शन ए हर्बर्ट मॉरिसन ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 13 है, 1998 में पोखरण में भारत के परमाणु विस्फोट के पश्चात निम्नलिखित में कौन सी प्रतिक्रिया हुई थी। तो अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान दोनों को परमाणु परीक्षण की भर्त्सना की थी। दूसरा है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने परमाणु विस्फोट की भर्त्सना की और संकल्पना पारित की थी, ठीक है। अमेरिका तथा उसके सामरिक सहयोगियों ने भारत को आर्थिक प्रतिबंध लगाया। अमेरिका के दबाव के बाद भारत अप्रसार संधि हस्ताक्षर करने में नहीं, ये तो नहीं है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। अच्छा, इसमें 2-3 है ना, तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं होगा, इसमें भारत ने सिग्नेचर है, तो इसको हम एलिमिनेट करके कर सकते थे। भारत ने पोखरण, पहला पोखरण तो इंदिरा गांधी के काल में 1974 में किया था, जिसका था स्माइलिंग बुद्धा, और फिर वाजपेयी के कार्यकाल में 1998 में सेकेंड हमारा परमाणु पोखरण में हुआ था परीक्षण। तो इसमें अमेरिका और यूएन सुरक्षा परिषद ने भारत और पाकिस्तान दोनों के मतलब उसकी बुराई की थी, और इसके पश्चात उसने अमेरिका ने भारत की आर्थिक प्रतिबंध भी लगा दिया था, ठीक है। ये तीनों चीजें सही थी, बट एक लास्ट वाला गलत था। अगला, कार्यपालिका एवं विधायिका नियंत्रण करने के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सी समिति की सहायता नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है। तो पहला, प्राक्कलन समिति, लोकलेखा समिति, कार्यमंत्रणा समिति, सरकारी आश्वासन संबंधी समिति। तो इसका पहला दूसरा सही हो जाएगा, प्राक्कलन और लोकलेखा समिति। और सबसे पुरानी समिति बोलेगा तो लोकलेखा समिति, उसके बाद प्राक्कलन, अगर क्रम में सजाने को आ जाए तो ये ध्यान रखना।
रूसों की सामान्य इच्छा का अर्थ क्या है? तो रूसों की जो सामान्य इच्छा है ना, वो यथार्थ, वास्तविक इच्छा नहीं, यथार्थ इच्छा है। देखो ऑप्शन क्या क्या है, वास्तविक इच्छा है, बहुसंख्यकों की इच्छा है, यथार्थ इच्छा है, इच्छाओं का सर्वयोग है। तो यथार्थ इच्छा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला, जॉन रॉस ने वेल ऑफ इग्नोरेंस की धारणा का आशय निम्नलिखित में से क्या नहीं है? वेल और इग्नोरेंस की क्या है, नहीं है। तो दल इसके अच्छे की अवधारणा जानते हैं, कोई समाज अपना स्थान नहीं जानता, कोई अपनी वर्ग स्थिति अथवा सामाजिक दर्जा नहीं जानता, कोई प्राकृतिक संपदा के वितरण में अपना भविष्य नहीं जानता। तो ऑप्शन ए, दल उनके अच्छे की अवधारणा जानते हैं, ऑप्शन। आगे है, निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? कौन सा कथन सही है? स्विट्जरलैंड ने कौन सा कथन सही है? सारे मैं पढ़ के बताती हूँ। देखो, स्विट्जरलैंड ने फेडरल काउंसिल पर महाभियोग चलाया जा सकता है, मतलब स्विट्जरलैंड के फेडरल काउंसिल पर महाभियोग चलाया जा सकता है। दूसरा, अमेरिका के कांग्रेस के संयुक्त सत्रों की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति ने भारतीय संसद को एक बार संदेश भेजता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री सिविल सेवा और सरकारी एजेंसियों के प्रचलन की निगरानी करता है। तो इसका है पहला, सेकंड और फोर्थ सही पूछा जा रहा है, सेकंड एंड फोर्थ। पहला नहीं होगा, स्विट्जरलैंड ये नहीं होगा, और ये वाला, तो सेकंड और फोर्थ सही है। आगे है, निम्नलिखित घटनाओं को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। न्यूरेनबर्ग, टोक्यो ट्रायल, गोर्बाचॉव CPSU का महासचिव नियुक्त किया गया, ईरान में इस्लामी क्रांति, औपचारिक रूप से शीत युद्ध की समाप्ति हेतु CSE की बैठक। तो इसमें सबसे पहले हो जाएगा ये न्यूरेनबर्ग और टोक्यो ट्रायल पहला, फिर तीसरा ईरान में इस्लामिक क्रांति, फिर सेकंड गोर्बाचॉव वाला, फिर फोर्थ। तो ये हो गया, ठीक है। देखो, इसका टाइम भी याद रखना। न्यूरेनबर्ग टोक्यो ट्रायल है 1945 से 48, ईरान में इस्लामिक क्रांति 78 से 79, गोर्बाचॉव 85 है, और औपचारिक रूप से जो शीत युद्ध का वो हुआ था 1992 में। अगला है, निम्नलिखित में से किसने भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद को समाप्त करने का सुझाव दिया था? ये पॉल एपली ने दिया था, ऑप्शन ए। इनको इंडिया, भारत के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फादर भी बोला जाता है, जैसे वुडरो विल्सन को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फादर, और भारत के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फादर को किसे बोला जाता है? तो एपलबी को बोला जाता है। अगला है, पॉवेल के अनुसार किसी राष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति 3 स्तरों पर आंका जा सकता है, इनकी पहचान करें। ठीक है, इनकी पहचान करें। तो इसमें है ये सी, राजनीतिक व्यवस्था स्तर, प्रक्रिया स्तर और नीति स्तर। क्या है? राजनीतिक व्यवस्था स्तर, प्रक्रिया स्तर और नीति। तो कौन कौन सा? सिस्टम लेवल, प्रोसेस एंड पॉलिसी। तुलनात्मक राजनीति के चिंतन में पॉवेल ने किसी भी राष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति के 3 स्तर बताए। कौन कौन से? राजनीतिक व्यवस्था स्तर, प्रक्रिया स्तर और नीति स्तर। ठीक है, पहले व्यवस्था होगी, फिर प्रक्रिया होगा, फिर उस पर नीति बनेगी। ध्यान रखना, व्यवस्था, प्रोसेस, फिर नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 21। राजनीतिक व्यवहार का अर्थ बौद्धिक प्रवृत्ति तथा ठोस शैक्षणिक आंदोलन दोनों है। तो ये कथन है डेविड स्टन का। ठीक है, डेविड स्टन का है, ऑप्शन बी। अगला है, अमेरिका में द बिल ऑफ राइट पहले 10 संशोधन में अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित में कौन से बातें सम्मिलित थी? तो ये है आपका सभा करने का अधिकार, शस्त्र वहन करने का अधिकार, शीघ्र वाद सुनवाई का अधिकार, अनुपयुक्त तफ्तीश के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार। तो इसका है ऑप्शन नंबर ए। 25 सितंबर 1789 को अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स में अन्य बातों के साथ साथ अमेरिकी नागरिकों को सभा करने का अधिकार है, शस्त्र वहन करने का अधिकार है, शीघ्र बाद सुनवाई का अधिकार है, अनुपयुक्त विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार प्रदान किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। जनवरी 2002 में निम्नलिखित में से किन देशों ने अमेरिकी राष्ट्रपति को द्वारा दुष्ट की धुरी के रूप में वर्णित किया था? तो किसको दुष्ट की धुरी के रूप में वर्णित किया है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का है आपका ये किसको? उत्तरी कोरिया, ईरान और इराक को।
जनवरी 2002 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर ने दुष्ट धुरी की मतलब कहा था उसको, किसको किसको, कोरिया, उत्तरी कोरिया, ईरान और इराक। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित कथनों में विकास प्रशासन के संबंध में कौन सही है? यह परिवर्तनोन्मुखी है, इसके उद्देश्य सरल है, यह गतिक एवं लचीला है, यह नए लक्ष्यों से संबंधित है। तो देखो ये परिवर्तनोन्मुखी भी है, गति और लचीला भी है, तो इसका हो जाएगा फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। ये थर्ड होगा, ये नहीं होगा, दिस सरल नहीं है, ये होगा, एक मिनट रुको, यह परिवर्तनोन्मुखी है, यह गतिक और लचीला है, और ये नए लक्ष्यों का, सॉरी, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है 25, निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? अमेरिकी सीनेट ने राजस्व विधेयक में संशोधन करने की शक्ति है। कॉमन सभा में राजस्व विधेयक प्रस्तुत करने की विशेष शक्तियां हैं। ब्रिटेन में कार्यपालिका तथा विधायिका संबंधी शक्तियों के फैलाव पर आधारित है। तो इसका हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, अगला चल, ठीक है फ्रेंड्स, आज हम 25 ही क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मैं इसे आगे का करा दूंगी। अगर किसी वजह से ये चैनल आपको हेल्प करा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जब वीडियो पसंद आ रही तो लाइक भी जरूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।